टिहरी डैम जो हजारों युवाओं को रोजगार दे सकता था, लेकिन आज वो किसके हाथों में खेल रहा है, कभी आपने सोचा कि गांव के ही लोग गांव में ही जमीन खरीदते थे, लेकिन आज गांव के लोग अपनी गांव की जमीन को बेच क्यों रहे हैं? इसका कारण क्या है? खेत खलियान हमारा पेट की भरपूर्ति नहीं कर पाए तो हम वहां से प्लान कर गए। नमस्कार। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए और जिसे न बकाए कोई और, उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। अगर टिहरी डैम से पानी ना छोड़ा जाए तो प्रयागराज एक गंदे नाले की तरह आएगा। आप याद करो उस यमुना को जो दिल्ली और आगरा से प्रयागराज जाती है, याद करो उस गंगा को जो कानपुर होते हुए प्रयागराज जाती है। वो पूरा नाले का स्वरूप बन चुके हैं, और उस नाले को अगर किसी ने गंगा का स्वरूप दिया तो टिहरी डैम ने दिया। हिमाचल की तर्ज में अगर यहाँ पे भू कानून होगा तो शायद है कि हमारे खेत खलियान जो प्लान के कारण बंजर पड़ रहे हैं वो फिर से जिंदा हो जाएं। लेकिन दुख है कि ये जिंदा नहीं हो पाए, और उसके कारण है सरकार की नीतियां। बहुत दूर हमारी सरकारें चली गई और ये राज्य सीधा सीधा माफियों के शिकंजे में आ गया। मैं फ्रांस में रहा, मैं स्विट्जरलैंड के गांव-गांव घूमा, और मैंने देखा कि इस भौगोलिक परिस्थिति हमारे पास भी है, लेकिन हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और स्विट्जरलैंड में आज विश्व के सबसे अमीर लोगों का निवास है, लेकिन मेरे उत्तराखंड को किसकी नजर लग गई जो आज तमाम परिस्थितियों को भगवत गंगा जैसी नदी जिस उत्तराखंड के लोगों के पास है, वे आज भिखारी बनकर दर दर होटलों में जा रहे हैं। मेरे साथ में आज एक वो चेहरा है जिनका नाम है प्रकाश थपलियाल, और वास्तव में आप हर चीज में प्रकाश डालते हैं, और जिस दहाड़ के साथ आपने बोला उसे देखकर मुझे लगा कि वास्तव में आपकी जो पीड़ा है वो छलक रही है। थपलियाल जी, आपने भी अभी बोला भू कानून के ऊपर, भू कानून कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ये एक अलग बात है। सवाल यह है कि आज उत्तराखंड के अंदर भू कानून की जो ज़रूरत है वो क्यों आन पड़ी? ऐसा वो भी समय था कि हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने उन ज़मीनों को जब हरा भरा रखा, उनके पीछे अपना जीवन यापन किया, तब तो कभी बेचने की बात नहीं आई, बल्कि गांव के ही लोग गांव में ही ज़मीन खरीदते थे। लेकिन आज गांव के लोग अपनी गांव की ज़मीन को बेच क्यों रहे हैं? इसका कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा इस पर? देखो, जब राज्य बना और राज्य बनते ही हमने देखा कि हम किस तरह से यहाँ की जो खेत खलियान हैं उनको कैसे बचा पाएंगे। एक सवाल हमारे मनों में था, क्योंकि हमने देखा कि हिमाचल ने अपना भू कानून बनाया राज्य बनने के बाद, और उस भू कानून के माध्यम से उन्होंने अपने खेत खलियान जिंदा रखे, और उन खेत खलियान के माध्यम से उन्होंने अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हुए आज भी वे उन खेत खलियानों पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन हमारे खेत खलियान हमारा पेट की भरपूर्ति नहीं कर पाए तो हम वहाँ से प्लान कर गए, ये है। लेकिन राज्य बनने के बाद हमने सोचा हिमाचल की तर्ज में अगर यहाँ पे भू कानून होगा तो शायद है कि हमारे खेत खलियान जो प्लान के कारण बंजर पड़ रहे हैं वो फिर से जिंदा हो जाएं। लेकिन दुख है कि ये जिंदा नहीं हो पाए, और उसके कारण है सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ इतनी कमज़ोर रही कि वे जिस विषय के लिए जो एक सपना शहीदों ने देखा था, उस सपने की प्रतिपूर्ति से बहुत दूर हमारी सरकारें चली गई, और ये राज्य सीधा सीधा माफियों के शिकंजे में आ गया। ये बड़ी समस्या रही है। एक और सवाल, कभी कभार होता क्या है कि हम कुछ मांगते हैं, हम मांगते रह जाते हैं, मांगते मांगते हम भिखारी बन जाते हैं। मेरा एक अंदर की पीड़ा है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर अगर भू कानून की बात हम कर रहे हैं, एक सवाल और उठता है कि अगर वहाँ पे अच्छे स्कूल होते
अच्छी सड़कें होती, स्वास्थ्य संस्थान अच्छे होते, शायद लोग अपनी ज़मीनों को बेचते नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, चाहे कोई भी सरकार रही हो या वर्तमान में हो, इस प्रकार की कोई सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई कि हम लोग वहाँ रुक सकें। और आज मैं देख रहा हूँ कि कई शिक्षा संस्थान इस प्रकार के हैं जहाँ 3-3 विद्यालय एक विद्यालय में चलते हैं, कहीं 3 टीचर हैं तो वो आते हैं, एक आज, एक कल, एक परसों। अभी मैं मोरी, लिवाड़ी, फिताड़ी, कासला सब घूम के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भू कानून की आज हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर सरकारों ने कुछ किया होता तो। देखो, भू कानून अभी यहाँ पे बक्सट हैं, बक्सट जी ने पहले मेरा एक बार इंटरव्यू लिया था और मैंने कहा था कि अगर मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहूँगा तो कौन है जो मेरी ज़मीन को मुझसे छीन दे। लेकिन आज जब वो देख रहे हैं कि आज मैं इस आंदोलन के पक्ष में यहाँ पे खड़ा हूँ, तो उसके पीछे जो जन भावनाएं हैं, क्योंकि हमारा पहाड़ के तमाम लोग जो बहुत दूर दराज अपने पहाड़ों की खेत खलियान को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनकी चिंताएं हैं कि कहीं मेरा खेत खो न जाए। और उसके लिए यहाँ पे जो लोग थे या जो यहाँ पे सरकारें थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन खेत खलियानों की जिम्मेदारी लेते हुए कि तुम निश्चिंत रहो, तुम अपनी रोजी रोटी करते रहो, तुम्हारी ज़मीनों की रक्षा हम करेंगे। लेकिन हमारी सरकारें माफियाओं के साथ मिलकर वो षड्यंत्र किया कि उन्होंने हमारी बेशकीमती ज़मीनों को माफियाओं के हवाले किया। और तो और अकूत संपदा का मालिक उत्तराखंड आज भिखारी बन गया है, जो आप कह रहे हैं। कभी समय था जब हम छोटे थे, हमारी माताएं डडवार देती थी, डडवार ऐसे, और आज मेरी माताएं 5 किलो की लाइन में खड़ी है। ये मेरा दर्द है, ये मेरा दर्द है कि ये 24 सालों में हमारे समाज को कहां पहुंचा दिया तुमने, एक मालिक से भिखारी बना दिया। इसके लिए क्या उत्तराखंड लिया था हमने, बताइए आप। अकूत संपदा, यहाँ के नदी, आप ये देखिए कि विश्व में सबसे बड़ी मांग मिनरल वाटर की है और हम मिनरल वाटर में सबसे धनी हैं। हमारे पास एक मिनी समुद्र है, टिहरी डैम, जो हजारों युवाओं को रोजगार दे सकता था, लेकिन आज वो किसके हाथों में खेल रहा है, कभी आपने सोचा? टिहरी डैम की मछलियां कौन खा रहा है? टिहरी डैम आधे भारत को सॉफ्ट वाटर फिशेज जो होती हैं उसको सप्लाई कर सकने की क्षमता रखता है। हम लाए थे यहाँ पे बंगाल से उन व्यवसायियों को, जिन्होंने हमें कहा कि ये खाली मछली उत्पादन के माध्यम से आप अपने क्षेत्र को संपन्न कर सकते हो। लेकिन आज चौराहे पे खड़ा युवा लाठियां खा रहा है, उसको रोजगार नहीं, उपनल के माध्यम से 10,000 12,000 की नौकरियां कर रहा है। और ये जो हमारे नेता हैं, ये अकूत संपदा के मालिक इसलिए बन गए हैं कि उन्होंने पहाड़ की संपदाओं को माफियाओं के हाथ में लुटा दिया। तो भैया एक छोटा सवाल हो, उत्तराखंड के अंदर अभी आप देखिएगा, चाहे वो मिलेट्स फूड्स हो, चाहे कुछ बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, लेकिन आज जंगली जानवरों से बीज बचाना मुश्किल हो गया है और जंगल राज हो गया है। जंगली जानवर जो थे आज हमारे घरों तक घुस चुके हैं। तो कोई कहता है ये जंगल राज है, सरकार ने छोड़ दिया, कोई कुछ कहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार के बूते के बाहर है इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्र को पुनर्जीवित करना। इसलिए जनता को आगे आना पड़ेगा। आपको याद है कि जब सड़क नहीं थी तो हमारे दादा परदादाओं ने सड़कें बनाई। जनशक्ति मार्ग मेरे क्षेत्र का एक ऐसा मार्ग है जो मेरे दादा परदादाओं ने स्वयं बनाया, जो आपको सीधा सतपुरी और रेकेश्वर जो मार्ग है वो जनशक्ति मार्ग हमारे दादा परदादाओं द्वारा बनाया गया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर उत्तराखंड को फिर से जीवित करना है, विशेष तौर से पर्वतीय क्षेत्र को, तो उसके लिए हमारे खेत और खलियान जिंदा होना पड़ेगा और इसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। हमने प्रयास किया था कि उत्तराखंड सैनिक बहुल्य क्षेत्र है और सैनिकों में वो ऊर्जा है भरपूर। मैं महासचिव हूँ, मैंने उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को पूरा लामबंद करके एक ऐसी लड़ाई लड़ी
जिसका प्रतिफल आज ये हुआ कि हमें उत्तराखंड मिला। नहीं तो इतिहास गवाह है कि विश्व में कहीं भी सैनिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन इस राज्य में मैंने बनाया। 13 जनरलों ने उसमें भागीदारी की। और जब हम महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के पास गए थे, तो तब हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे जनरल जगमोहन रावत, उन्होंने कहा था कि महामहिम, हमने इस देश की आन बान शान के लिए कुर्बानी दी है और हमारी इज्जत रामपुर तिराहे पर लूटी गई। थपलियाल जी, ये जो कुछ भी कारनामे आज उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? जो हमारी सोच है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की होती जा रही है, जो सिर्फ 5 किलो राशन समझ लो या 10 किलो राशन समझ लो, उनका भी इतना दिमाग नहीं है कि राशन, चावल और गेहूँ तो सरकार देगी, लेकिन धनिया, मिर्च, मसाला, तेल, रिफाइंड, चीनी, गुड़, ये सब कौन देगा? तो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी तो इसके लिए जिम्मेदार है। देखो, जो जनता होती है बच्चा का स्वरूप होता है और सरकारें उसकी माई बाप का काम करती हैं। और दुर्भाग्य इस राज्य का कि हमें कोई ऐसा विजनरी नेता नहीं मिला जो हिमाचल को एक विजनरी रूप में परमार मिला था। हमें राष्ट्रीय दलों ने ऐसे कमजोर नेता परोसे, और इसका चीता जागता उदाहरण आपको ऋषिकेश में देखिए। धर्मनगरी ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने को, उनको आदमी नहीं मिला और एक पासवान को हमारी छाती पे बिठा दिया, जिसको कसम खानी नहीं आई, जिसको वहां पे शपथ लेनी नहीं आई। ऐसे व्यक्ति को तुम धर्मनगरी ऋषिकेश का मेयर बनाते हो, और यहाँ पे देहरादून में भी एक युवा लड़के को मेयर बनाकर, क्या तुम्हें अकाल पड़ गया है इस राज्य में, जो राज्य बुद्धिजीवियों की नर्सरी कहलाती है? आज राजनीति ने उसको सुखा दिया है और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है जिनको ABCD नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। अभी आपने एक सवाल किया मिनरल वाटर, लेकिन अब हम तो बात करें मिनरल वाटर की, यहाँ तो फिल्टर वाटर पीना पड़ रहा है और कहते हैं जैसा पिया पानी वैसे निकली बाणी। अब आप देख रहे हैं कि अब तो बड़े बड़े नेताओं की भी जो जबान फिसला रही है, कोई साला कह रहा है तो कोई आला कह रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इन गालियों के रीति, पहले तालियां बजती थी नेताओं के लिए, अब गालियां पड़ रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कभी जब हम छोटे थे उस समय राजनेता देवता के रूप में जनता देखती थी, और आज इनका स्वरूप पूर्ण रूप में राक्षस हो चुका है। ऐसे लो लेवल में राजनीति जा चुकी है कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी स्वयं परसों कहा था कि इस राज्य की राजनीति रसातल में जा चुकी है। स्वयं कहा था। ये गंभीर इशू है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे जो राजनीति का जो अकाल पड़ रहा है, अच्छे नेताओं का जो अभाव है राजनीति में, ये बहुत ही चिंतनीय है। और इसको किस तरह से इसको हल निकलेगा, ये चलिए विषय लंबा। एक और अंतिम सवाल हमारा आपसे, बड़े सूक्ष्म शब्दों में। उत्तराखंड देवभूमि अब जो है उतान टंट भूमि बन रही है, क्योंकि हर जगह शराब के ठेके खुल गए। ऋषिकेश में नटराज चौक पे जहाँ इंद्रमणि बड़ों जी की मूर्ति भी लगी है, गौरा देवी की लगी पड़ी, आज उनकी आत्मा भी रोती होगी, हमने आखिर उत्तराखंड क्यों मांगा था। उस पर नेता तो कुछ चुप है, कुछ विपक्ष बोलता भी है, लेकिन जो हमारा साधु समाज है, जो बड़े बड़े वहाँ मठ खुले हुए मंदिर हैं, वो कुछ नहीं बोलते। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, वो क्या उनका फर्ज नहीं है ये? जो आज साधु संत हैं, साधु संत का वो स्वरूप नहीं है जो कभी हिमालय राज्य में तपस्या करते हुए साधु संत होते थे। और राज्य बनने के बाद हमने सपना देखा था कि हम जनता को उन साधु संतों तक की पहुंचाएंगे जो इस राज्य की जो ऊर्जा है, जो एक देवतुल्य और आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसका रसापान पूरे उत्तराखंड क्या विश्व में फैले, वो नहीं हो पाया है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं वे भी हम लोगों ने अनदेखा कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम लोग अयोध्या तो जाते हैं, लेकिन हम अपने देवप्रयाग में उस रघुनाथ मंदिर में नहीं जाते जहां स्वयं राम तपस्या करने आए थे। ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ की जनता को फिर से एक नया आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी और जागना भी होगा। एक आंदोलन अपने अंदर ही पैदा करना, एक दीप अपने अंदर जलाना पड़ेगा। यस। सबसे पहले सोचने का विषय ये है कि हम आखिर ऐसा क्या है उत्तराखंड के अंदर कि बाहर के लोग तो यहाँ आ रहे ले रहे हैं, और ऐसा हमें क्या कांटा चुभ गया, हमें क्या आफत आ गई, हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा तो जो विश्लेषण ये है कि वो इस प्रकार से कि अगर सरकार का कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ के स्कूल ठीक ठाक होते,
सड़कें ठीक ठाक होती, अस्पताल ठीक ठाक होते, तो शायद कोई नहीं भागता। ये सरकार को ऐसा कोई कानून लाना चाहिए कि भाई जो गांव में रहता है उसे गांव की सुविधाएं दी जाएँ, चाहे उसके लिए बिजली फ्री हो, चाहे पानी फ्री हो। क्योंकि आज जिस प्रकार आप देखिए, सरकार ने दिल्ली में क्या बोला कि ये यार हर महिला को 2000 या 2500 महीने का देंगे। वही अगर पॉलिसी यहाँ आती है कि गाँव में जो बेचारा चैन पशु पाल रहा है उसको ही सरकार किसान निधि की जैसे सुविधाएं दे, तो शायद एक नई वो क्रांति आ सकती है। देखो, उत्तराखंड का जो जनमानस है उसने आंख मीचकर इस दल पे भरोसा किया था, लेकिन इस दल ने जो धोखा उसके साथ रचे हैं उसका अभी इनको पता नहीं है कि किस तरह से इन्होंने संपूर्ण जो हमारा एक पर्वतीय राज्य की परिकल्पना थी पहले उसको तोड़ा, फिर किस तरह से वे हमारा जो इस समय जो चल रहा है कि पर्वतीय मूल के लोगों को किस तरह से उनका अस्तित्व ख़त्म करने का एक बहुत बड़ी रणनीति चल रही है, जिसको जनता अभी नहीं समझ रही है। लेकिन जिस दिन समझेगी तो उस दिन यहाँ पे लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से। आपको सबसे बड़ा उदाहरण देखिए आप कि हमारी सरकार अगर विजनरी होती तो आज उत्तराखंड के लोगों को सारा विश्व धन्यवाद देता कि आज एक प्रयागराज में जो आज महाकुंभ हो रहा है, उस महाकुंभ में टिहरी डैम का जो पानी जा रहा है, अब हमें कोई धन्यवाद थैंक यू नहीं बोल रहे, हम धन भी नहीं मांग रहे, हमारा संसाधन था, हमारा पानी अगर महाकुंभ के लिए प्रयोग हो रहा है तो लोग कहें कि उत्तराखंड के लोगों को हम नमन करते हैं जिनके जल के कारण आज महाकुंभ हो रहा है। अदरवाइज अगर टिहरी डैम से पानी ना छोड़ा जाए तो प्रयागराज एक गंदे नाले की तरह आएगा। आप याद करो उस यमुना को जो दिल्ली और आगरा से प्रयागराज जाती है, याद करो उस गंगा को जो कानपुर होते हुए प्रयागराज जाती है, वो पूरा नाले का स्वरूप बन चुके हैं। और उस नाले को अगर किसी ने गंगा का स्वरूप दिया तो टिहरी डैम ने दिया। और टिहरी डैम में जो पानी आज छोड़ा जा रहा है उसमें कोई हमें थैंक यू पैसा क्या, हमें पैसा मिलना चाहिए था, हमारा संसाधन है। जैसे अपना कोयला का पैसा झारखंड ले रहा है, छत्तीसगढ़ अपने खनन का ले रहा है, लेकिन हम अपने संसाधनों को हमारे में फ्री में लूटे जा रहे हैं। और हमारे सरकार इतनी मूर्ख है कि आज टिहरी डैम की बिजली उत्तर प्रदेश खा रहा है। और जब आप ये भारतीय जनता पार्टी को पूछेंगे तो बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश ने पैसा लगाया था। तो उस समय हम भी उत्तर प्रदेश के हिस्सा थे। अगर उत्तर प्रदेश हमारी टिहरी डैम का बिजली खा रहा है तो तमाम परियोजनाएं जो आज गंगा में है उसकी बिजली का हिस्सा हमें मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, एक कमजोर और दिशाहीन नेतृत्व के कारण उत्तराखंड आज चौराहे पे खड़ा है। चलिए, जाते जाते आपसे विदा लेता हूँ। अब आप पे मैं फिदा हूँ। अब ये तो बता दीजिएगा कि मैं क्या पीता हूँ, क्या खाता हूँ, क्योंकि आपके हमारे इस संघर्ष से न जाने कब उत्तराखंड में आए खुशहाली। पर ये तो बता दीजिएगा कि कैसे बन रहती है आपकी चेहरे की मुस्कुराहट और आपके चेहरे की लाली। देखो, अगर आदमी की सच्ची निष्ठा हो और ईमानदारी हो, क्योंकि मैंने रामपुर तिराया, मैं इस देश के लिए मिसाइल भी लाया हूँ। मैं फ्रांस में रहा, मैं स्विट्जरलैंड के गांव-गांव घूमा और मैंने देखा कि इस भौगोलिक परिस्थिति हमारे पास भी है, लेकिन हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और स्विट्जरलैंड में आज विश्व के सबसे अमीर लोगों का निवास है। लेकिन मेरे उत्तराखंड को किसकी नज़र लग गई जो आज तमाम परिस्थितियों को गंगा जैसी नदी जिस उत्तराखंड के लोगों के पास है, वे आज भिखारी बनकर दर दर होटलों में जा रहे हैं। ये चिंता मेरे को सता रही है। जो हमारे स्वास्थ्य का कारण है वो मेरी सैन्य पृष्ठभूमि है। मैं सैनिक रहा हूं, इस देश के सीमाओं में हमने लड़ाई लड़ी है और हमने अपने सीने पे गोली खाते हुए जहां हमने कारगिल की चोटियों को फतेह किया, तो निश्चित रूप से इस यहाँ के जो सैनिक है अब आगे आकर इस राज्य की भ्रष्ट राजनीति को नेस्ता नेबूद करते हुए एक गंगा की तरह एक राजनीति की उत्पत्ति करने की हमने संकल्प लिया है। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर प्रकाश थपलियाल जी, एक फौजी भी हैं। और देखिएगा आप किस ऊर्जा के साथ में अपना एक वक्तव्य रखा। तो आपने ये सुना, तो यदि आपने इस वीडियो को, संदेश को पूरा सुना होगा तो आपने अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है।
और चलिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि एक न एक दिन जो है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय। थैंक यू सर।